नमस्कार, सुबह के 8:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आज तक पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। किसका होगा राज तिलक? सभी के जहन में ये बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार देश का 13वां राज्य भले हो, लेकिन राजनीति के लिहाज से हमेशा पहले नंबर पर रहा है, क्योंकि इसी धरती से आपातकाल के खिलाफ ऐसी बिगुल बजी थी, जिसके बाद हमने देखा देश में किस तरह से सत्ता परिवर्तन हो जाता है। लेकिन बड़ी खबर आपको देते बीते 1.5 घंटों से लगातार बिहार में विधानसभा की 94 सीटों के लिए दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। बड़े बड़े दिग्गजों ने सुबह सुबह उठकर, जिसमें सुशील मोदी सबसे पहले नंबर पर दिखे, उप मुख्यमंत्री ने जाकर पहले वोटिंग की। कोरोना से लड़कर वो आ रहे हैं और जाकर उन्होंने मतदान किया। उसके बाद चिराग पासवान लंबी कतार में लगे हुए नजर आए, अपनी बारी का इंतजार करते रहे। उन्होंने भी मतदान कर लिया है। आपको बताते चले, फागू चौहान राज्यपाल बिहार के, उन्होंने भी वोटिंग की इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अपील की गई है कि आपके इलाके में अगर वोटिंग हो रही है तो वोट डालने के लिए आप जरूर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह का जोश, उत्साह, उमंग इस वक्त देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं उदासीनता भी कुछ शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। लेकिन माना जा रहा है कि शहरी मतदाता थोड़े देर से जगते हैं। 10 बजे के बाद हो सकता है वोटिंग की इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए वो जरूर जाएं। लेकिन सुशील मोदी जब वोट डालने के लिए पहुंचे, उनकी ओर से आज क्या कुछ कहा गया है मतदान को लेकर, सुनिए। इस वक्त सुशील मोदी हैं, वोट करके निकले हैं। सर, आपने वोट कर लिया है, क्या है इस बार का आपका आकलन? कि आज ये चुनाव का दिन है। आज के दिन कोई राजनीति की बात नहीं होगी। मैं सभी मतदाताओं से ही अपील करूंगा कि कोरोना से डरे नहीं, और जिस तरह प्रथम चरण के अंदर भारी मतदान हुआ है, उसे भारी मतदान दूसरे चरण में होना चाहिए। क्योंकि दूसरे चरण के अंदर जो सीटें हैं, वहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है पहले की तुलना में। से लोग घरों से निकले और वोट करें, इसलिए सभी लोगों से अपील है। खास करके पटना शहर के अंदर जो शहरी मतदाता हैं, वो कई बार घरों से कम निकलते हैं, तो उन सभी लोगों से अपील, और पूरे बिहार के अंदर जिन सीटों पर भी चुनाव हो रहा है, लोग घरों से बाहर निकले, दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के रखें और अपने वोट को अवश्य मतदान करें। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, तीनों फेज बहुत इम्पोर्टेंट है, बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अधिकार है मतदाताओं का, ये अधिकार है अगले आने वाले 5 साल में अपना बेहतर भविष्य चुनने का। उनके पास ये एकमात्र मौका होता है। इसमें अगर कहीं चूक हो गई, इसमें अगर कहीं ढिलाई हो गई, तो 5 साल हम लोग के बर्बाद हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे अपील भी की है, आग्रह भी किया है कि अपने अधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। जो आपको लगता है कि आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, जो बिहार को बेहतर विकास की राह पर लेकर जा सकता है, उनको ज़रूर चुनें। किसका चिराग जलेगा? चिराग पासवान किसका खेल बिगाड़ेंगे? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन मतदान के बाद आपने सुना किस तरह से वोटिंग की अपील करते हुए राज्यपाल बिहार, उन्होंने भी जाकर सुबह सुबह मतदान की इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया है। लंबी कतारें अपने आप में ये बताने के लिए काफी, अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही है कि किस तरह का उल्लास, उमंग, उत्कर्ष देखने को मिल रहा है इस वक्त। लेकिन शहरी क्षेत्रों में उदासीनता भी जरूर है। उम्मीद यही कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, उसके बाद मतदान की इस प्रक्रिया की रफ्तार और तेजी से आगे बढ़ेगी। कई खास मेहमान लगातार बिहार विधानसभा परिसर के बाहर से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश प्रवीण जी, समी अहमद जी, संजय कुमार सिन्हा जी और मेरे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत झा। सबसे पहले सुजीत, आपका ही रुख करते हुए, चूंकि नीतीश कुमार का लंबा चौड़ा इंटरव्यू भी आपने बीती रात किया है, काफी रिलैक्स वो नजर आ रहे थे अपनी जीत का दावा करते हुए, और साथ ही उन्होंने अपने चलने को लेकर भी एक बयान दे दिया कि लोग मुझे थका हुआ कह रहे हैं, लेकिन मेरे जितना कोई चल के दिखाए। मुख्यमंत्री की कल की बॉडी लैंग्वेज क्या संकेत देती है? और आज का ये चुनाव पहले चरण के मतदान के लिहाज से, ये दूसरा चरण किस लिहाज से महत्वपूर्ण नजर आ रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक बॉडी लैंग्वेज का सवाल है, तो मुख्यमंत्री ज़्यादातर उनका जो बोलने का लहजा होता है, ज़्यादातर अटैकिंग नहीं होते हैं। और कल जिस तरह से बात कर रहे थे, काफ़ी अच्छे मूड में थे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि उनको किसी प्रकार की चिंता थी, क्योंकि बातचीत से जैसा लग रहा है। और चिंता नहीं है उनको। हाँ, हमने पूछा भी उनको कि चिंता है आपको? तो नहीं, हमको कोई चिंता नहीं, जनता जो तय करे उसके लिए हम तैयार हैं, और हमने काम किया है, और वही काम का हम ये कहते हैं। लेकिन जो थकने वाली जो बात है, लगातार उनको कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से वो थक चुके हैं, उनको आराम की ज़रूरत है, तब उन्होंने कल बड़ा अच्छा उसका जवाब दिया। उन्होंने याद किया 2017 का जो चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने यात्रा की थी, जिसमें आप भी पैदल चले थे। हाँ, हम लोग भी पैदल चले थे, और हम लोग मतलब
फूल रहे थे, दम फूल रहा था हम लोग हाँ। का, क्योंकि हम लोग को लाइव भी करना था, तो उसमें काफ़ी महसूस हो रहा था हमें। लेकिन नीतीश कुमार चले और 7 किलोमीटर चले, लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे बिहार के, और वो भी बाद में रैली में शामिल भी हुए थे। तो वो ये बताना चाह रहे थे कि वो तो चले नहीं, हम चले पैदल। मतलब मैं थका नहीं हूँ, मैं थका नहीं मैं हूँ। पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ हूँ। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने सुजीत झा को यही संकेत तेजस्वी किया है। यादव उसमें नहीं थे, हाँ। पैदल चलने में। तो हाँ। ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अब मैं चल सकता हूँ। समी अहमद साहब, देखिए नीतीश कुमार जी ने तो कह दिया कि मैं थका हुआ नहीं हूं, और ये जो बातें कही जा रही है वो पूरी तरह से गलत है। एग्जाम्पल भी उन्होंने अपने चंपारण के उस सत्याग्रह यात्रा का दे दिया है। ऐसे में तेजस्वी यादव बार बार निशाना तो साध रहे हैं। उन्होंने ये जो 10 लाख नौकरियों का दांव चला है, क्या आपको लग रहा है कि नीतीश की मुश्किलें ये बढ़ा सकता है? राह कितनी, डगर कितनी मुश्किल है पनघट की? सबसे बड़ा सवाल यही है। आज 2015 में ये सवाल नहीं था कि नीतीश कुमार रहेंगे या नहीं रहेंगे, हाँ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, और जनता के बीच का मुद्दा यही है। नेता का मुद्दा अलग है, जनता का मुद्दा अलग है। आप जनता से बात कीजिए तो उसके बीच के बहस यह है कि नीतीश कुमार को रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। दूसरी बात, तेजस्वी यादव के बारे में आप कह सकती हैं कि जो मारे सो मीर, उन्होंने जो 10 लाख नौकरी का नारा दे दिया, उस पर एक तरह से देखिएगा एनडीए में भी एक राय नहीं है। मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि कहाँ से इतने पैसे लाएंगे, और उनकी थकावट की बात इससे जाहिर होती है जब यहाँ पर वो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वो जाने नहीं जाते हैं। एक इंटरव्यू में आपके लिए आसान होता है बात करना, जब आप भारी भीड़ के सामने होते हैं और आपको किसी युवा नेता का जो सिर्फ 31 साल का है और नीतीश कुमार 69 साल के हैं, दोनों को मिलाएंगे तो 100 साल की उम्र हो जाएगी, तो उसके सामने बात करना, उसकी बात को काटना इतना आसान नहीं होता है। नीतीश कुमार थोड़ा शालीन माने जाते हैं और बाकी लोगों के मुकाबले में उनकी भाषा कभी उस तरह की होती नहीं थी, इसी वजह से उन्हें थका हुआ माना जा रहा है कि वो कौन सी भाषा का आप जिक्र कर रहे हैं? किस भाषा का जिक्र कर रहे हैं? लालू यादव के परिवार के ऊपर जो पर्सनल अटैक उनकी ओर से बच्चों को लेकर किया गया, आप उसका जिक्र करना चाह रहे हैं या कुछ और है? आप बच्चों के बारे में भी, और के कहाँ से लाएगा, हाँ, जेल से लाएगा, नकली नोट लाएगा, इस तरह की भाषा के लिए वो जाने नहीं जाते हैं। वो बहुत शालीन आदमी है। मैंने उनका पहले भी भाषण सुना है, मैंने नालंदा में भी उनको देखा है। बड़ी मेहनत करते हैं वो, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने 2000 में उनका देखा, अस्थाना में एक उपचुनाव था, अकेले पैदल चलते हुए देखा। लेकिन 69 साल हो गए, 15 साल का उनका सवाल, अब उनको सवाल का जवाब देने का वक्त आ गया उनका। अब वो सवाल पूछने के 2005 के पिच पर वो 2020 का मैच नहीं खेल सकते हैं। ये उनके लिए चुनौती है, और इतना आसान नहीं है कि एक इंटरव्यू में आप कह सकते हैं कि मैं थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन जब आपके हमको लगता है सभी की खींच उनको इसलिए भी है कि जितने साल वो राजनीति में है उससे कम साल का व्यक्ति उनको चुनौती दे रहा है। हो सकता है इससे भी खींच, इस वजह से खींच तो होती है। जब सामने का बच्चा है ना उनका, आज तक वो तेजस्वी यादव उनके चाचा ही कहते हैं, आदरणीय ही कहते हैं उनको। लेकिन सवाल यह है कि एनडीए में क्यों मतभेद है इस बात का? अगर भाजपा कहती है 19 लाख रोजगार, जिसमें 4 लाख नौकरी है सरकारी, थोड़ा फर्क है भाजपा की बात में कि 15 लाख वो रोजगार देंगे, 4 लाख नौकरी देंगे। लेकिन ये बात नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। वो सिर्फ सवाल कर रहे हैं कि आप इतनी नौकरी नहीं, उन्होंने इंटरव्यू में ही कहा है कि 10 लाख जो नौकरी देने का वादा किया जा रहा है वो व्यवहारिक कैसे है, पैसा कहां से आएगा? और इसी वजह से मुझे लगता है कि देर रात मतलब तेजस्वी यादव की ओर से बाद में ये बयान भी दिया गया कि हम सभी की सैलरी में से कटौती कर देंगे, और जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर रोजगार क्यों नहीं दे सकते? इस तरह की भी बातें हो रही हैं। आपके पास में आऊंगी, हमारे साथ संजय कुमार सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त कई सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत भागलपुर से, रोहित सिंह पटना से जुड़े हुए। रोहित, सबसे पहले आपका रुख करते हुए आप जरा बताइए, ये पटना के जो वोटर्स हैं उनकी नींद खुल रही है क्या? वो पहुंच रहे हैं पोलिंग बूथ तक? क्योंकि बूथों को जिस तरह से सजाया गया है, आकर्षित किया गया है ताकि मतदाता भारी से भारी तादाद में आकर मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, इस वक्त किस तरह की तस्वीर आप देख रहे हैं? जी देखिए चित्रा, पटना में जो वोटिंग का जो पैटर्न है वो उस वक्त काफ़ी सुस्त है। जिस पोलिंग बूथ पर मैं खड़ा हूँ, ये वेटनरी कॉलेज का पोलिंग बूथ है। यहाँ पे 2 पोलिंग बूथ हैं, और आप देखिए दोनों में आपको कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर कोई भी वोटर नजर नहीं आएगा। इक्का दुक्का वोटर ही बीच बीच में आ रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और फिर वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देख सकते हैं किस तरीके से पोलिंग बूथ पूरी तरीके से खाली है, और साफ तौर पर दिखाता है किस तरीके से शायद एक वजह हो सकती है कोरोना की वजह से लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने में डर रहे हों।
लेकिन इसी बूथ पर अब से थोड़ी देर में तेजस्वी यादव पहुंचने वाले हैं और राबड़ी देवी भी की खबर आ रही है कि राबड़ी देवी भी थोड़ी देर में आएंगी और अपने मत का प्रयोग करेंगे। लेकिन जिस जो तस्वीरें हैं पटना की, जो अर्बन शहरी इलाके हैं पटना के, वो बेहद जो है वो नाउम्मीद करने वाले हैं कि क्योंकि आखिर वोटर क्यों नहीं निकल रहे हैं अपने घरों से। और जो अभी तक का जो 1 घंटे में हम लोगों ने देखा है सिर्फ 4% लोगों ने पटना में वोट किया है, इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उम्मीद कर सकते हैं कि दिन भर में जो है वोटिंग ट्रेंड जो है वो थोड़ा और बढ़े। बिल्कुल इस तरह से पोलिंग बूथों को सजाया गया है ताकि वहां पर उत्साह उमंग के साथ मतदाता जा पाए, लेकिन आप देखिए किस तरह की स्थिति, उदासीनता इस वक्त देखने को मिल रही है। कुमार अभिषेक, अब सीधे आपका रुख करते हुए आप जहां पर मौजूद हैं राजेंद्र नगर में, क्या वहां पर पटना के जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए? बिल्कुल नहीं, यहाँ भी वही हालत है, उदासीनता साफ वोटरों में दिखाई दे रही है। मैं आपको मतदान केंद्र की तरफ रुख करता हूँ अपने कैमरे का, लेकिन कोई वोटर आपको दिखाई नहीं देगा। इक्के दुक्के वोटर चहलकदमी करते हुए दिखेंगे। चित्रा ये वो इलाका है जो हर साल बाढ़ में डूबता है। ये स्कूल है जहाँ सुशील मोदी ने वोटिंग की है, लेकिन ये स्कूल बारिश के दौरान जब भी बाढ़ आती है, बाढ़ क्या कहें, हर बारिश में कमर के बराबर पानी होता है और ये स्कूल डूब जाता है। इस पूरे इलाके में आपने देखा होगा कि पप्पू यादव नाव चला करके इस पूरे इलाके में घूमते दिखाई दिए। तो ये वो इलाका है, वीवीआईपी इलाका, बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े चेहरे, बहुत प्रसिद्ध लोग इस इलाके में रहते हैं। और शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि लोगों की नींद देर से टूटती हो, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां पर बहुत कम वोटिंग होता रहा है। ये थोड़ा उदासीन करने वाला जरूर दिखाई देता है कि आखिर क्या है, जब पूरे प्रदेश में एक तरीके से चुनाव को लेकर बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है और हम ऐसे बूथ देख रहे हैं जहां पर हमें कोई वोटर नहीं दिख रहा या इक्के दुक्के वोटर ही दिखाई दे रहे हैं। फौरन लौट रही हूं, यहाँ पर तो उदासीनता है कुमार अभिषेक, लेकिन सत्यजीत के पास एक अच्छी तस्वीर भागलपुर से सामने आ रही है। बुजुर्ग महिला जा रही है मतदान करने के लिए, जरा देखें वो युवा वर्ग, उस तस्वीर को देखे और जरा कुछ सीखे। कैसी तस्वीरें दिखाएंगी सत्यजीत आप भागलपुर से? देखिए बिल्कुल, देखिए एक एल्डरली वुमन है और हमको लगता है सेप्टाजेनेरियन है, अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो करने के लिए आ रही है। और आप देख सकती हैं कि ये जो है दृश्य, ये मोटिवेट करता है आपको कि आप जो है अपने मतदान केंद्र तक जाएं, अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज करें। क्योंकि आप जब ड्राइंग रूम में बैठ के डिस्कशन करते हैं, एक पॉलिटिशियन को ब्लेम करते हैं, दूसरे पॉलिटिशियन को ब्लेम करते हैं कि उसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, तो आपके पास डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा पावर है। कहा भी जाता है कि गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, और ये आप ही करते हैं। तो फिर आपको इस बात का अधिकार कैसे रहता है कि बाद में आप जो है क्रिटिकल हों, आप क्रिटिसिज्म करें और अपने अधिकार का जो प्रयोग है वो आप करते नहीं हैं। हालांकि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है, तो एक जो टाइम स्पैन है वो बड़ा टाइम स्पैन है। और जिस मतदान केंद्र पे हम हैं तो वहाँ पे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि टुकड़ियों में लोग आ रहे हैं, कुछ युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष जो हैं वो आ रहे हैं, टुकड़ियों में आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और जा रहे हैं। लोग इस बात को लेकर भी रिलैक्स हैं कि शाम 5 बजे तक का वक्त है, हम जो है कभी ना कभी जाकर वोट अपना कास्ट कर लेंगे। और बेसिकली क्या होता है शहरों में कि लोग जो है जैसे ही वोटिंग का दिन आता है, लोग छुट्टी के मूड में आ जाते हैं कि चलो आज छुट्टी है और हम लोग जो है गेट टुगेदर करते हैं। इस तरह का भी जो कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। और इसमें लेकिन ये प्रायोरिटी उनका जो है कहीं ना कहीं छूट जाता है, पीछे रह जाता है। जो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने फ्रेंचाइजी का एक्सरसाइज करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो ये देखिए, ये एक दृश्य है जिसको जो है युवाओं को देखना चाहिए। बिल्कुल, ये सुस्ती ठीक नहीं है। और कम से कम आज जो तस्वीरें भागलपुर से आप दिखा रहे हैं सत्यजीत, जो बुजुर्ग हैं वो मतदान को लेकर ज्यादा युवा नजर आ रहे हैं। युवाओं की तादाद अभी दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद यही कि जिस युवा वर्ग को लगातार हर एक पार्टी टारगेट करके, और चूंकि बिहार में जो युवाओं का प्रतिशत है वो भी बहुत ज्यादा है, वो कम से कम बाहर निकले और मतदान की इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। सीधे संजय कुमार सिन्हा जी, अब आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगी इस पूरे मामले पर। ये सुस्ती क्या संकेत करती है? सबसे पहली बात तो मुझको लगता है पटना जैसे जगह में हाँ, उदासीनता का एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ पर ज़्यादा नौकरी पेशे का लोग हैं। वो लोग अलग अलग जगह पर नौकरी करते हैं। उसके अलावा जो चुनाव में सभी राजनीतिक दल जो मुद्दे लेकर के आते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करते हैं, क्योंकि वो बुनियादी मुद्दे लेकर के आते हैं। मुझको नहीं लगता है पटना का कोई भी आदमी, बहुत अधिकांश लोग वो 10 लाख नौकरी का इंतजार कर रहा होगा।
क्योंकि बहुत के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, चाहे बाहर नौकरी करते हैं, तो उनको वो सब मुद्दा, उनको ज़्यादा मुद्दा प्रभावित करेगा कि हमारे शहर में बुनियादी जैसे नगर निगम का और बेहतर कैसे हो, जल जमाव वहाँ से उससे हमें निजात मिले, इस तरह के बड़े बड़े मुद्दे। मगर चुनाव में कहीं न कहीं बुनियादी मुद्दे ही ज़्यादा हावी हो जाते हैं। उसके अलावा भी शहर में देखिए ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का, आप कहीं भी बड़े शहर में जाइए ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का एक प्रचलन होता है। अपने टीवी कैमरा के सामने ड्राइंग रूम में तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, मगर जहां बूथ पर चल करके जाने में हो, हमेशा देखा गया है वो पीछे रहते हैं। 2019 का लोकसभा चुनाव, ये अपना पटना साहिब जहां पर दो बड़े बड़े उम्मीदवार थे, शत्रुघ्न सिन्हा और रविशंकर प्रसाद, मुझको लगता है कि बिहार में सबसे कम मत प्रतिशत ये पटना साहिब में हुआ था, जबकि बड़े बड़े यहाँ पर 46% मात्र है, जबकि ग्लैमर के दुनिया के शत्रुघ्न सिन्हा थे और राजनीति के बड़े स्टार रविशंकर प्रसाद थे। तो पटना में हमेशा से देखा गया है, और फिर लगता है कि अगर हम वोट एक न भी डालें तो क्या फर्क पड़ जाता है। ये सोच जो है ये कहीं न कहीं नेगेटिविटी, ये तो उस दिन के लिए होता है, लेकिन बाद में फिर शिकायतों की लंबी फहरिस्त भी होती है। हाँ, कि हमारा नेता ये नहीं कर रहा है, हमारे नेता फिर वो अपने जो गुस्सा है वो ड्राइंग रूम में, वो टीवी के सामने में बैठ करके तब उसमें निकालते हैं। और आज जब उस पर अपना मत दे करके अब अपना भविष्य को संवारने का समय है, तो वो पीछे हटते। ये बहुत दुर्भाग्य है और लोगों को ये समझना होगा। देखिए बहुत सारे त्योहार जो हर साल हम मनाते हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये जो पर्व है वो 5 साल में एक बार आता है, और इस पर्व का सीधा असर आप पर, आपके परिवार पर पड़ता है, क्योंकि जिस नीति नियंताओं को आप चुनेंगे वो आपके भाग्य का निर्धारण अगले 5 सालों के लिए करेंगे। इसी वजह से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपके इलाके में वोटिंग हो रही है, वोट डालने के लिए आप जरूर जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं। बिहार विधानसभा परिषद से लगातार ये बड़ी कवरेज आज तक पर जारी रहेगी, कहीं जाएगा मत। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।